नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है अविकारी या अव्यय शब्द, जिन्हें अंग्रेज़ी में आप इंडिक्लाइनेबल के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब तक आप पढ़ चुके हैं कि व्याकरणिक प्रकार के अनुसार हिंदी शब्दों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आप पढ़ चुके हैं। इनकी उदाहरण सहित विस्तृत जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्दों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अविकारी और अव्यय शब्दों के शाब्दिक अर्थ की। अविकारी यानी कि अ प्लस विकारी, अर्थात जिसमें विकार ना आए, यानी जो कभी परिवर्तित ना हो। अव्यय यानी अ प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय ना हो, यानी जिसका स्वरूप ना बदले। इस आधार पर परिभाषित रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि से प्रभावित न होकर सदैव एक समान बने रहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। आइए इस परिभाषा को उदाहरणों से समझते हैं। वह इधर आ रहा है, मधु धीरे धीरे चलती है, मैं घर से दूर निकल आई थी, वाह क्या कहने। इन सभी वाक्यों में रेखांकित शब्दों इधर, धीरे धीरे, से दूर, वाह का प्रयोग हम किसी भी लिंग, वचन, काल एवं पुरुष के साथ करें, ये सदैव अपरिवर्तनशील रहेंगे, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अव्यय को भली भांति समझने के लिए इसे 5 भेदों में विभक्त किया जाता है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। आज के इस वीडियो में हम इसके प्रथम 2 भेदों क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया प्लस विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिभाषित रूप में कहें तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही है, रवि बहुत बोलता है। इन तीनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अभी, लगातार एवं बहुत क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया विशेषण को विस्तार पूर्वक समझने के लिए इन्हें 4 भेदों में विभक्त किया जाता है: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, सदा, कभी, लगातार, जब आदि। ध्यान रहे, कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के काल से संबंधित 3 प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं। काल बिंदुवाचक जैसे कि अभी, आज, प्रातः, अब, जब, कभी आदि। अवधिवाचक जैसे नित्य, सदैव, लगातार, दिन भर, आजकल आदि। बारंबारतावाचक जैसे प्रतिदिन, बहुधा, रोज, हर बार आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कब प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे रघु शीघ्र लौटेगा, प्रश्न कब पूछने पर उत्तर होगा शीघ्र। दूसरा उदाहरण देखें, हमें सदा सच बोलना चाहिए, कब उत्तर होगा सदा। यानी इन दोनों वाक्यों में क्रिया से कब प्रश्न करने पर हमें शीघ्र एवं सदा शब्द प्राप्त हुए, जो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। क्रिया के घटित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे चारों ओर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि। ये स्थान संबंधी 2 प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं।
स्थितिवाचक जैसे आगे, पीछे, नीचे, भीतर, यहाँ आदि। दिशावाचक जैसे दाएं, बाएं, इधर उधर, चारों ओर, उस ओर आदि। पहचान की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर में स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होगा। जैसे बंदर ऊपर बैठा है, कहाँ? उत्तर होगा ऊपर। दूसरा उदाहरण, खुशबू चारों ओर फैली है, कहाँ? उत्तर होगा चारों ओर। यहाँ प्राप्त उत्तर ऊपर एवं चारों ओर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अति, पर्याप्त, काफ़ी, इतना, उतना आदि। इन्हें भी मात्रा के आधार पर विभक्त किया जाता है। जैसे अधिकता बोधक जैसे भारी, बड़ा, बहुत, अत्यंत आदि। न्यूनता बोधक लगभग, थोड़ा, प्रायः, कुछ। पर्याप्ति बोधक बस, केवल, ठीक, काफ़ी आदि। या तुलना बोधक कम, ज़्यादा, इतना, उतना आदि। श्रेणी बोधक थोड़ा थोड़ा, क्रमशः आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे वह थोड़ा बोलता है, कितना बोलता है? प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा थोड़ा। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने बहुत खाया, कितना खाया? उत्तर होगा बहुत। तो यहाँ दोनों वाक्यों में थोड़ा और बहुत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटित होने की रीति का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सहसा, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, तेजी से, अकस्मात आदि। इनकी संख्या क्रिया विशेषणों में सबसे अधिक है, अतः इन्हें कुछ इस तरह से बांटा गया है। इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रही तालिका में देखिए, यहाँ अनेक उदाहरणों को क्रिया की रीति यानी ढंग के अनुसार प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, हेतु, निषेध, कारण एवं अवधारणा में बांटा गया है। बच्चों ध्यानपूर्वक इन उदाहरणों को देखें, पढ़ें एवं समझने का प्रयास करें। इनकी पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे, किस प्रकार या किस तरह प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे बच्चे शांति से बैठे हैं, कैसे? उत्तर मिलेगा शांति से। दूसरा उदाहरण देखें, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, किस प्रकार? उत्तर होगा भली भांति। यहाँ शांति से एवं भली भांति दोनों ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब देखते हैं कि इन क्रिया विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। तो बच्चों कुछ शब्द तो मूल रूप से ही क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे यहाँ, इधर उधर, ऊपर, अचानक आदि। इन्हें हम मूल क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। कुछ क्रिया विशेषणों की रचना अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास रचना के द्वारा भी की जाती है। इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। इस समय आप स्क्रीन पर दिख रही इस तालिका से इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। संज्ञा से दिन भर, रात तक। सर्वनाम से यहाँ वहाँ। विशेषण से ऐसे, वैसे, कैसे आदि। इस तालिका में क्रिया, पुनरुक्त शब्दों, विलोम शब्दों, पदबंध, परसर्ग जोड़कर बनने वाले क्रिया विशेषण दिए गए हैं। कभी कभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण को बिना किसी प्रत्यय के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे तुम खाक पड़ोगे, चेतक अच्छा दौड़ता है। यहाँ रेखांकित पद खाक और अच्छा क्रमशः संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। बच्चों ध्यान दें, न, नहीं और मत रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है। न का प्रयोग निषेध के लिए होता है, जैसे वह आज न आ सकेगा। निश्चय के अर्थ में न का प्रयोग प्रश्नार्थक भी होता है, जैसे बताओ ना।
दो क्रिया विशेषणों के बीच न जोड़ने से अनिश्चय प्रकट होता है, जैसे कभी न कभी। मत का प्रयोग केवल नकारात्मक अर्थ में ही होता है, जैसे वहाँ मत जाओ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों रूप में किया जाता है। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज होकर इन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, विशेषण शब्द सदैव संज्ञा की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने पर हम उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, वह मीठा बोलती है। यहाँ दोनों वाक्यों में मीठा शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रथम वाक्य में वह आम यानी संज्ञा की विशेषता बताने के कारण विशेषण है, वहीं दूसरे वाक्य में बोलने क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण कहलाएगा। आइए विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर को जानते हैं। विशेषण विकारी शब्द है, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। विशेषणों को प्रयोग करते हुए प्रायः संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग में लाया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण का प्रयोग सदैव क्रिया से पहले होता है। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताते हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के दूसरे भेद संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन की। परिभाषित रूप में कहें तो संबंध बोधक ऐसे अविकारी शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है तथा इनसे पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे गीता लता से मधुर गाती है, चांद की ओर देखो, घर के बाहर मत जाना। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। संबंध बोधक अनेक प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं। तालिका में देखें, स्थान सूचक के बाहर के सामने, काल सूचक के बाद के पूर्व, दिशा सूचक की ओर के पास, साधन सूचक के द्वारा के सहारे, विरोध सूचक के विपरीत के खिलाफ, कारण सूचक के कारण के मारे, संबंध सूचक के साथ के संग, तुलना सूचक की अपेक्षा की तुलना में, समानता सूचक के समान के बराबर आदि। बच्चों अनेक शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं, अतः दोनों में अंतर समझना आवश्यक है। ध्यान रखिए, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे लता मधुर गाती है, मधु लता से मधुर गाती है। प्रथम वाक्य में गाती क्रिया की विशेषता बताने के कारण मधुर शब्द क्रिया विशेषण कहा जाएगा, जबकि दूसरे वाक्य में मधुर संज्ञा शब्दों मधु और लता के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध को स्पष्ट कर रहा है, अतः यहाँ यह संबंध बोधक कहलाएगा। ध्यान रहे, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग प्रायः विभक्ति के साथ किया जाता है, पर कभी कभी बिना विभक्ति के भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाजार तक गया है, वह आजीवन गुलामी ही करता रहा। यहाँ रेखांकित पद तक या आजीवन दोनों संबंध बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो अव्यय भाग 2 में हम अव्यय के अन्य भेदों समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात को विस्तार पूर्वक समझेंगे। बने रहिए हिंदी जगत सुनीता भटनागर के साथ। आपका दिन शुभ हो।